हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। सो जैसा कि हम डीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नंबर 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइफ स्पैन अप्रोच कर रहे थे एंड उसके अंदर हमने अपनी 2.3 यूनिट करी थी स्टार्ट, दैट इज 1.3 डेवलपमेंट एंड डेविएशन, और उसके अंदर हम लाइफ स्पैन पढ़ रहे थे। हमने अपनी दो वीडियोज़ में ऑलरेडी प्रीनेटल स्टेज और क्या कहते हैं प्री स्कूल स्टेज हमने डिटेल में पढ़ा। अब ये लास्ट वीडियो है हमारी इस टॉपिक की, इस यूनिट की, सब यूनिट की, स्कूल एज एंड प्री वोकेशनल एज। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आई होप आपने लास्ट की दो वीडियोस देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं स्कूल एज। लेकिन स्कूल एज से पहले हमने प्री स्कूल एज में क्या जाना था कि बच्चा स्कूल जाने के लिए अभी प्री रिक्विसाइट रेडी हो रहा है, अभी वो रेडी नहीं है, वो अभी प्ले वे वगैरह में जाता है। ठीक है, अब जब बच्चा रेडी हो चुका है, अब बच्चा कहाँ आएगा? प्री स्कूल से अब स्कूल एज पे आएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जो होती है 6 से 12 वर्ष की, 6 to 12 ईयर की होती है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर सीडो मेच्योरिटी स्टेज, इसको क्या कहते हैं हम? सीडो मेच्योरिटी स्टेज। सीडो मतलब फॉल्स, जिसको हम कहते हैं फॉल्स मेच्योरिटी स्टेज, मतलब बच्चा इस टाइम पे अपने आप को मैच्योर मानता है, लेकिन इस टाइम पे बच्चा मैच्योर नहीं होता, वो फॉल्स मैच्योरिटी होती है जो बच्चे को लगती है। आप देखते होंगे 6 से 12 एज में मोस्टली बच्चे अपने आप को छोटा कहलाना पसंद नहीं करते। अगर हम उनको कहते हैं कि आप छोटे हो तो वो गुस्सा कर देते हैं, नहीं मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो वही होती है सीडो मैच्योरिटी स्टेज। नाउ नेक्स्ट ये गैंग एज होती है। गैंग एज क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा 6 ईयर से। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, बाहर जा रहा है, कम्युनिटी में जा रहा है, अपने फ्रेंड्स बना रहा है, स्कूल में, पार्क में, हर जगह यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, इसलिए क्या है ये? गैंग एज है। ठीक है, और हमने अपने प्रीवियस कहते हैं टॉपिक पे, दैट इज प्री स्कूल स्टेज में क्या पढ़ा था? उस टाइम पे बच्चा पसंद करता है सेम सेक्स के फ्रेंड्स बनाना, लेकिन गैंग एज में वो हर तरह के फ्रेंड्स बनाना पसंद करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, नाउ फॉर्मल एजुकेशन एंड नेबर्स। इस टाइम पे बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है। प्री स्कूल एज में हमने क्या जाना कि बच्चा प्ले वे में जा रहा है या फिर घर पे ही रहता है, तो वहां पे जो एजुकेशन होती है वो इनफॉर्मल वे में होती है। घर पे है तो पेरेंट्स से या फिर जो भी घर पे सिबलिंग्स है, मदर फादर, उनसे सीख रहा है। और अगर वो प्ले वे में जा रहा है तो प्ले वे में भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हैं। वहाँ पे बस एक रूटीन सेटअप होता है बच्चे का कि कुछ एक्टिविटीज से, थोड़ा बहुत अल्फाबेट से नोन करवा देते हैं, कुछ पोएम से, देन फिर बच्चे का लंच, आफ्टर दैट कहीं कहीं पे सोने का रूटीन होता है। तो वहाँ पे बच्चे का एक रूटीन सेट करते हैं कि वो अपने घर से निकल के स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन चल रहा होता है। यहाँ बच्चा फॉर्मल एजुकेशन पे आता है। यहाँ बच्चा लैंग्वेजेस सीखता है, सब्जेक्ट्स पे आता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट से। अभी तक वो जो लैंग्वेज बोल रहा था, अब वो लैंग्वेज को पढ़ेगा, उसके फॉर्मल्स रूल जानेगा, उसको क्यों और कैसे बोलते हैं वो जानेगा। ठीक है, अब वो नेबर्स से मिलेगा। नेबर्स अपनी फैमिली, अब वो घर से निकल रहा है, उसके नेबर्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के पेरेंट्स होंगे, तो क्या हो रहा है? सोसाइटी से मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? ऑब्वियसली बच्चे की एज बढ़ रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, जब मेंटल डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब वो फॉर्मल एजुकेशन लेगा कहीं ना कहीं उसका कॉग्निशन भी इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे बच्चा सोशल डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि वो नेबर, स्कूल, सबसे मिल रहा है, गैंग्स में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली जब सोशल डेवलपमेंट होगा तो मोरल डेवलपमेंट भी ऑलरेडी होगा, एंड देन साथ में इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। बच्चे को समझ में आएगा कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे इमोशन को अपने बैलेंस करना है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। अभी बच्चा लैंग्वेज को सिर्फ इनफॉर्मली देख रहा था, सुन रहा था और वैसे ही बोल रहा था, अब बच्चा उनके रूल्स पर भी आ गया है। ठीक है, नाउ कैन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग। इस एज में आके बच्चे को अगर प्रेज किया जाए तो वो अपने फीलिंग्स को या उसके अंदर जो भी इमोशंस हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। बस आपको उसको वो कहते हैं ओपननेस देनी है कि वो कर सके। अब यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात आती है वो अलग है, जो बच्चे का बेसिक नेचर है। यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिले तो यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड मनी टाइम एंड फ्रैक्शन। यहाँ पे बच्चा मनी कंसेप्ट को, मतलब अब बच्चा मनी कंसेप्ट को जान जाता है, टाइम कंसेप्ट को और फ्रैक्शन को। अब मनी कंसेप्ट के प्रीरिक्विसाइट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली नंबर्स होते हैं, वो बच्चे को आ गए हैं। टाइम कंसेप्ट के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, 5 की टेबल होती है।
और फ्रैक्शंस के क्या होते हैं। अब बच्चों को आप खुद सोचो, आप फ्रैक्शन कब सीखते हो या फिर आपने कब सीखा था, जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आ गया था, उसके बाद फ्रैक्शंस पे आते हैं कि इतना शेडेड पोर्शन है तो कैसा उसका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इट मीन्स बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख चुका है, वो स्टेज उसका हो चुका है। अब वो इसलिए मनी, टाइम और फ्रैक्शन कंसेप्ट पे आया है। तो अगर इसके जो बेस पहले के कंसेप्ट है ऑलरेडी हो चुके हैं, तभी मैंने ये कंसेप्ट मेंशन करे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रीड बुक बाय ओन। अब बच्चा बुक अपने आप पढ़ लेता है। अब अपने आप बुक पढ़ने का मतलब क्या है, इट मीन्स बच्चा अब वर्ड्स को मिला के अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड पढ़ लेता है और वर्ड्स को मिला के सेंटेंस पढ़ने की स्टेज पे आ गया है। तो वो इजी और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट इज बुक पढ़ लेता है। अब आप उसको प्रो लेवल की बुक जो उसने कभी पढ़ी नहीं है या फिर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो नहीं दे सकते हो, लेकिन जो उसके एज अप्रोप्रिएट है वो पढ़ लेगा विद पिक्चर्स। ठीक है, शो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, क्लब्स एंड एक्टिविटी। आप देखेंगे इस एज में बच्चे हर एक एक्टिविटी में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट शो करते हैं। द रीजन इज, अब बच्चा बाहर निकला है घर से, उसको हर एक चीज नई लग रही है, क्यूरियस लग रही है, वो हर एक चीज को करना चाहता है। ठीक है, तो उसी रीजन की वजह से वो इस टाइम पे इन एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने घर के एनवायरनमेंट से एक नए एनवायरनमेंट में आया है, जहाँ उसको नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नई एक्टिविटीज मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपनी फैमिली से ज़्यादा वो अपने कहते हैं एक्टिविटीज़ को, अपने फ्रेंड्स को इस टाइम पे ज़्यादा वैल्यूआइज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये नई चीज़ें हैं, इनको जानना है। आप देखेंगे कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो फंक्शन में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक नई चीज़ होती है। ठीक है, नाउ 9 to 12 एज जो होती है बच्चे की, वो क्या होती है, कॉन्सोलिडेशन पीरियड होता है। कॉन्सोलिडेशन पीरियड जिसको हिंदी में कहते हैं हम परिपाक काल। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि इसके बाद बच्चे की कौन सी स्टेज आएगी, स्कूल स्टेज आएगी, एंड प्री वोकेशन स्टेज आएगी, दैट इज टीन एज। यहाँ पे बच्चे के बॉडीली चेंजेस बहुत सारे होते हैं, प्यूबर्टी होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो स्टेज है 9 to 12 ईयर की, यहाँ पे बच्चे की बॉडी आगे आने वाले फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रेडी हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। नाउ नेक्स्ट, प्री वोकेशन स्टेज। प्री वोकेशन स्टेज क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पूर्व व्यवसाय कहते हैं अवस्था। 12 से 18 वर्ष की होती है ये। ठीक है, इसको अडोलसेंस भी कहते हैं, इसी को हम टीनेज भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, अगेन वेरी फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन क्यों रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे पहले कब हुआ था, जब बच्चा प्री नेटल स्टेज पे था तब हुआ था। क्यों, क्योंकि वो 9 मंथ में हमने देखा था पूरा एक सेल से पूरा बेबी फॉर्म हुआ। उसके बाद बच्चे का इन्फेंसी में भी बहुत कहते हैं डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगेन लिखा गया, मेंशन किया गया है। विंड एंड स्टॉर्म एज, अब अगेन क्यों है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट क्यों है। आप देखते हैं यहाँ पे बच्चों की हाइट बहुत अचानक से बढ़ जाती है। कभी कभी देखते हैं कोई बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, लेकिन इस एज से गुजरने के बाद उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये एक स्टीरियोटाइप बात है कि मेल की बढ़ेगी फीमेल की नहीं बढ़ेगी, नहीं, दोनों की बढ़ती है। फैक्टर इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे की हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। हेरिडिटी मतलब उसके पेरेंट्स के जीन्स क्या है या फिर एंसेस्टर्स के क्या है, क्या उसकी हाइट फैमिली में सबकी अच्छी है जो वो उसकी भी हाइट हो, एज वेल एज एनवायरनमेंट, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना स्पोर्ट्स वगैरह में, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। नाउ विंड एंड स्टॉर्म एज, इसको विंड एंड स्टॉर्म एज क्यों कहते हैं, इस टाइम पे बच्चा बहुत सारे इमोशनल इम्बैलेंसेस से गुजरता है। बच्चे को लगता है वो मैच्योर है, बच्चे के पेरेंट्स भी उसको कहीं ना कहीं मैच्योर मानने लगते हैं, लेकिन एज वेल एज पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चा अभी भी कुछ डिसीजंस नहीं ले सकता है, एंड कहीं पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे वो नहीं समझ पाते कि क्यों जब हमको बड़ा माना जा रहा है तब भी हमारे डिसीजंस को वैल्यू नहीं दी जा रही है। उस टाइम पे वो नहीं समझ पाते कि वो उनके लिए सही नहीं है, इसीलिए। और इस टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए भी बच्चे के बहुत सारे विंड एंड स्टॉर्म एज कहते हैं इसको। ठीक है, नाउ हार्मोनल चेंजेस, यहाँ पे बच्चे के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस वजह से। सडन डेवलपमेंटल चेंजेस, यहाँ पे बच्चे के बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, वो मेल बच्चा हो या फीमेल हो। जैसे मेल की वॉइस क्रैक होने लगती है, फीमेल की वॉइस पतली हो जाती है, मेल के बिगड़ आते हैं, फीमेल की बॉडीज में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बच्चा प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है, जब
बच्चा कहते हैं सेक्सुअली मैच्योर हो जाए एंड ही और शी इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब अब उसकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है और वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है, उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्री वोकेशन स्टेज में बच्चे की प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो जाती है। इसको प्री वोकेशनल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चा वो सारी स्किल सीखता है जहाँ से वो अब वोकेशनल स्टेज की तरफ बढ़ सके, मतलब कुछ ऐसी स्टेज जिससे वो कुछ कमा सके, अर्न कर सके, इसलिए इसको प्री वोकेशनल कहा है। मैंने कोशिश करी यहाँ पे सारे पॉइंट्स को बहुत जनरल वे में समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आपके सिलेबस में आगे बहुत सारी थ्योरीज है, जो थ्योरी इन सारी स्टेजेस की अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करा, ईजी रखा है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज हमारा कंप्लीट होता है 1.3 सब यूनिट, हमारा यूनिट 1 का। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।